ऑलराइट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे मैंने कहा था कि थर्मल फिज़िक्स का सेक्शन मैंने करवा दिया है, अब इसके पास पेपर्स भी कराऊंगा मैं। और एमसीक्यूज़ मैंने करवा दिए हैं, मैंने लेट मतलब रीसेंट एमसीक्यूज़ करवाए जितने भी आए हुए हैं 2022 से 2024 तक मैंने सारे करवा दिए हैं। अब मैं कुछ आपको करवा रहा हूँ थ्योरी क्वेश्चन। ये थ्योरी बहुत पुरानी, ठीक है, मतलब काफ़ी ओल्ड है, लेटेस्ट भी कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। ओके, जो पुराने ज़रा मुश्किल आए हुए हैं इसलिए मैंने ज़रा पुराने चूज़ किए हैं, ज़रा चैलेंजिंग बनाने के लिए। सही है, ओके लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 शोज अ मेटल कॉफ़ी कप और अ मेटल वार्मिंग प्लेट। तो ये आपके पास मेटल वार्मिंग प्लेट है, ठीक है, जो गर्म हो रही है, और इसके ऊपर आपके पास एक मेटल का कप है, मेटल का कॉफ़ी कप है, और इस मेटल के कप के अंदर कॉफ़ी है आपके पास। There is a small electrical heater inside the warming plate that keeps the plate hotter than the coffee. इसके अंदर भाई हीटर लगा हुआ है जो इसको गर्म करता रहेगा। डिस्क्राइब हाउ हीट इज ट्रांसफर थ्रू द मेटल एंड देन टू ऑल ऑफ द लिक्विड इन द कप। अब ये हीटर आपका गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस हीटर के अंदर से हीट आपके कप में कैसे जाएगी, मेटल कप में, और फिर मेटल कप से पूरी कॉफ़ी में कैसे जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए आपको थर्मल प्रोसेसेस का पता हो, थर्मल प्रोसेसेस का पता हो। तीन है, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन है। सुनना, अच्छा, सबसे पहले देखो आपके पास ये मेटल की प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल की प्लेट है और ये मेटल का कप है, ठीक है, ये मेटल का कप है। नाउ बोथ दीज आर सॉलिड्स, ठीक है। याद करो, सॉलिड्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे मूव करती है, थ्रू कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन इज़ द ओनली मेथड जिसके ज़रिए आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स के अंदर, सही है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब भी करोगे। अब होगा क्या, सुनना, कंडक्शन में क्या होगा, जब आपका हीटर हीट होगा ना, जो हीटर के जो हीटर है हीट होगा, उसकी सरफेस जो मेटल की बनी है, उसके एटम्स तेज तेज से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते करते कोलाइड करेंगे मेटल कप के एटम्स के साथ, सही है, और अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करते जाएंगे। तो हम लोग बताएंगे कंडक्शन होगी, कंडक्शन में क्या होगा कि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होंगे, एंड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स में क्या होगा कि आपके एटम्स कोलाइड करेंगे, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करेंगे। इस तरह आपकी एनर्जी इधर से मेटल कप में जाएगी। अब मेटल कप में क्या होगा, अब लेट्स सपोज करो कि भाई आपके पास भाई ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, ये हिस्सा गर्म हो गया, मेटल कप, ये कप का हिस्सा गर्म हो गया। अब यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग होटर। अब इनके अंदर हीट आना शुरू हो जाएगी ना, ये जो बॉटम में पार्टिकल्स हैं ये भी हीट होना स्टार्ट होंगे। एंड आपको पता है जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं जिसके अंदर एटम्स होते हैं, उनके अंदर के ई आ जाती है। के ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ समथिंग। तेज 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 मूव करेंगे पानी के पार्टिकल्स, जब तेज तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, दे विल एक्सपैंड। अब एक्सपैंड का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल्स बड़े हो जाएंगे, एक्सपैंड का मतलब ये है कि वो दूर दूर हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे होंगे, अब वैसे हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे दूर, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और जब स्पेसिंग बढ़ जाएगी तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब जो कम डेंस पार्टिकल है, अब जो पानी गर्म होगा ना, यहाँ पे जो पानी हो, जो पार्टिकल्स गर्म हो गए, दे बिकम लेस डेंस। अब लेस डेंस पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, एंड ऊपर जो ठंडे पार्टिकल्स है आपके पास वो नीचे आ जाएंगे, और इससे इस साइकिल को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो जाएंगे। ये सारा बताओगे, जो मैंने बोला है सारा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि डिफाइन का नाम, डिस्क्राइब का नाम दिया हुआ है, सही। तो हो गया भाई मेटल प्लेट में और कॉफी कप में हीट कैसे गई, थ्रू कंडक्शन। उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हुई एंड एनर्जी ट्रांसफर हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू कोलिजन्स, ठीक है। अच्छा, अब बताओगे इसमें क्या हुआ कि हीट ट्रांसफर हुई लिक्विड के अंदर कैसे, थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हुए, जो पानी नीचे था वो हीटअप हुआ, ठीक है, हॉट पार्टिकल्स राइज हुए एंड ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ गए जो लेस डेंसर थे, लेस डेंस पार्टिकल ऊपर चले गए। तो ये बताओगे सारा, सही, आगे आ जाओ। अच्छा, a cup of a different shape is placed on the same heater as shown in figure 3.2. The two cups are made of the same metal and contains the same amount of coffee. Explain why the coffee in the cup figure in figure 3.2 is not kept as warm as the coffee in the cup in figure 3.1. Okay, अब देखो यहाँ पे फिगर 3.1 है एंड फिगर 3.2 है, ऐसा ही है ना, अगर दिख रहा हो तो ये फिगर 3.1 है एंड ये फिगर 3.2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये भी मेटल की बनी है,
ये कप भी मेटल का बना है एंड ये कप भी मेटल का बना है। ये दोनों सेम मटेरियल से कप बने हुए, ये दोनों कप सेम मटेरियल से बने, दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ कॉफ़ी भी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ कॉफ़ी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि भाई आपके पास, हाँ, आपके पास जो कॉफ़ी यहाँ पे इस कप के अंदर ज़्यादा गर्म है, इसमें कम गर्म है, बताओ क्यों। अच्छा, अब एक चीज़ हमें नोटिस की यहाँ पे, वो क्या है, गौर से देखना। दीज आर एयर पार्टिकल्स, ठीक है। अब सुनना, कंडक्शन आपकी यहाँ से हो रही है, यहाँ से भी कंडक्शन हो रही है, ठीक है, कंडक्शन यहाँ यहाँ दोनों पॉइंट से हो रही है, लेकिन इस पूरे एरिया से कंडक्शन नहीं हो पा रही सही तरह। क्यों? क्योंकि दरमियान में एयर पार्टिकल्स आ गए एंड एयर पार्टिकल्स आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को अगर मैं कहूँ वेरी बैड कंडक्टर्स तो गलत नहीं होगा, जो हीट को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो यहाँ मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी सिर्फ यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इस पूरे एरिया से नहीं जा रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे एरिया में कंडक्शन हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रही है एंड यहाँ पे कम हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। आप बताओगे भाई उसके नीचे क्या है, एयर है, देयर इज गैस अंडरनीथ द कप विच एक्ट एज एन इंसुलेटर रेजिस्टिंग हीट एनर्जी ट्रांसफर। सही है। अच्छा, प्रिवेंटिंग कह दो, प्रिवेंटिंग कह दो, प्रिवेंटिंग सही होगा। The outside surface of the cup can be either black or white and can be either dull or shiny. अब कप का जो आउटसाइड सरफेस है, मतलब कप का कलर है बाहर से, वो ब्लैक हो सकता है, डल ब्लैक हो सकता है, शाइनी हो सकता है और वाइट हो सकता है। अंडरलाइन विच कलर एंड विच टाइप ऑफ सरफेस इज बेस्ट टू कीप द कॉफी वार्म। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, मुझे पता है, मैं नोट्स बनाए, नोट्स भी दिखाया था आपको। सही, बस एक लम्हा दे दो। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको कलर का इफेक्ट बताया था। अब उन्होंने ये कहा है कि आपके पास एक कप है, उसके अंदर कॉफ़ी है। अब उस कप का कलर जो है ना, वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो ब्लैक हो सकता है, शाइनी हो सकता है, वाइट हो सकता है, डल ब्लैक हो सकता है। आपने एक कलर बताना जो हम बाहर रखेंगे कलर का, उससे क्या होगा कि आपका मतलब कौन सा कलर रखने से आपका कप की जो कॉफ़ी है वो देर तक गर्म रहेगी। सही है। अच्छा, अब देर तक गर्म रहे, अब देर तक गर्म रखने के लिए हमें एक ऐसा कलर चाहिए जो कि हीट को बाहर ना जाने दे, हीट को बाहर ना जाने दे। अब बाहर ना जाने दे को मतलब बाहर जाने का वर्ड, बाहर जाने के लिए आई विल यूज द वर्ड एमिट, ठीक है, जो हीट को बाहर एमिट ना होने दे, जो बैड एमिटर हो। अब यहाँ पे बैड एमिटर कौन सा, देखो ब्लैक इज अ गुड एमिटर, तो ब्लैक मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं ब्लैक नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। ब्लैक डल भी रीजनेबल एमिटर मैं यूज़ करूँगा। अब वाइट पुअर एमिटर है, वाइट हीट को बाहर जाने नहीं देगा कब से, तो मतलब ब्लैक वाइट यूज़ कर सकता हूँ मैं। शाइनी जो है वो बहुत 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 ही बुरा एमिटर है, मतलब हीट को बहुत कम बाहर जाने देगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है शाइनी। आपको पता है कि हम लोग खानों को गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ क्यों करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हीट को बाहर जाने नहीं देती, रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देती। सही है। अच्छा, तो मैंने शाइनी कर लिया, अगर वाइट कर दो तभी सही होगा। अब आपने बताना है कि भाई अपना रीज़न देना है कि क्यों, एक रीज़न बताओ। क्योंकि भाई आपके पास जो वाइट कलर आप रखोगे ना, शाइनी कलर मैंने क्यों रखा, क्योंकि बहुत ही कम रेडिएशंस एमिट होंगे, मतलब रेडिएशंस बाहर बाहर जाएंगे, अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। सही है। आगे जो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब कॉपर सॉस पैन, भाई कॉपर का सॉस पैन है, महंगे वाला, with a wooden handle contains a cold water. Okay, so there is a saucepan and this is made up of copper as mentioned, and there is a wooden handle end पे ना। The saucepan is placed on a red hot heating element, red hot heating element है ये जो गर्म कर रहा है इसे, that is part of an electrical cooker, electrical cooker का part है। shows the saucepan on the heating element, सही है। explain why wood is suitable material for the handle of the saucepan। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लकड़ी का हैंडल क्यों बनाया,
जो बेसिकली मोस्टली फीमेल ऑडियंस होंगे उनको पता होगा कि घर में वही मोस्टली मतलब काम कर रहे होते हैं, मैं भी करता हूँ ना काम। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि जितने भी आप घर में खाना पकाने वाले कुकर पतीले देखोगे, उनके हैंडल्स मोस्टली या तो लकड़ी के होंगे या प्लास्टिक के होंगे। अब लकड़ी प्लास्टिक के क्यों होते हैं भाई, क्यों हमने यूज़ किए होते हैं? एक्सप्रेस करो, अगर वो लोहे के होते तो क्या आप लोहे को हाथ लगा पाते? वो लोहा इतना गर्म हो जाता कि आपके हाथ जल जाते। सही है। अब आयरन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो जल्दी गर्म हो जाता है। एंड ये जो आपके पास हैंडल्स होते हैं ना मोस्टली आपके पास कह लो इंसुलेटर से बनाए जाते हैं। दोज आर नॉट गुड कंडक्टर्स, उनके अंदर हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो जल्दी गर्म नहीं होते, ताकि हम वहाँ से पकड़ सके उठा सके, इसलिए हम उसको इंसुलेटर से बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स, ताकि हम उससे पकड़ सके ना, वरना इतने गर्म होंगे कैसे पकड़ेंगे उसे हम? Describe and explain in terms of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पता है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। सबको पता है कि भाई आपके पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय सी ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सही है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं। सही है। हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द कॉपर बेस ऑफ द सॉसपैन, कि भाई वो कॉपर की बेस से इधर से कैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई पूरे इस कुकर के अंदर थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म से बताना है। अब होगा क्या, सुनना मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब आप हीट करोगे ना तो क्या होगा कि आपके पास जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एटम्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड फास्टर। फिर आप बताओगे कि वाइब्रेशन होते हुए आपके पास जब वाइब्रेशन हो रही होगी ना, ये जो एटम्स है ना, ठीक है, वाइब्रेट करते करते अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है। अब लेट्स सपोज एटम्स के साथ तो कोलाइड करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज करो एक एटम था, बस यहाँ पे एक एटम है, ये एटम मेरे पास है। सही। अब जब हीट करूँगा ना ये वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेट करते करते ये दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेंगे, है ना, अपनी एनर्जी से दे देंगे। अब ये तो भाई बेसिक रूल है जो कि हर सॉलिड में होता है, लेकिन आपके पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रीन कलर वाले। अब ये कोलाइड करते करते इनके साथ भी कोलाइड करेंगे। अब इनके अंदर भी एनर्जी जाएगी। अब ये तो फ्रीली मूव होते हैं ना, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल मूव करके भाई इस कोने में चला गया, एंड इस कोने वाले पार्टिकल के साथ जाकर टकरा गया, तो एनर्जी जो इसने इससे ली थी इसको जाकर दे देगा थोड़ी सी। तो इस तरह ये छोटे इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने में। आप बताओगे कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, एंड कोलाइड होने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाके, बिकॉज दे कैन मूव ना, तो दे विल मूव एंड दे विल कोलाइड विद अदर एटम्स। वो किसी और कोने में जाके एटम के साथ कोलाइड करेंगे एंड अपनी एनर्जी उसे दे देंगे। तो ये पॉइंट्स हमें लिखने में, आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाया था, मार्किंग स्कीम देख लो आप। सही है। ये देखो, देखो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, वाइब्रेटिंग एटम्स, ठीक है, पार्टिकल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है। फिर क्या कहोगे कि भाई दे गेन एनर्जी, एटम्स गेन एनर्जी एंड दे हिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे अलॉन्ग डिस्टेंस विद द कॉपर सोर्स पेन, एंड फिर आगे जाके भी किसी और डिस्टेंट एटम के साथ कोलाइड करेंगे एंड अपनी एनर्जी उसे दे देंगे। इस तरह आपकी ट्रांसफर होती है। सही है। अच्छा, बहुत आसान था। अब देखो यहाँ पे डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड थ्रू द वाटर। अब वाटर में कैसे गई? ठीक है। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया जो नीचे पार्टिकल्स होंगे ना दे विल गेट हीट अप, ठीक है, वो गर्म होंगे। अच्छा, अब नाउ व्हेन दे विल गेट हॉटर, ठीक है, सो व्हेन यू नो व्हेन वी हीट समथिंग अ सब्सटेंस लाइक वाटर और गैस, उनके पार्टिकल्स बिकॉज मूव कर सकते हैं तो दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। अब वो जब तेज तेज मूव करेंगे ना, जब पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे तो इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है ना ये बढ़ जाएगी, एंड स्पेस बढ़ेगी तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये लेस डेंस पार्टिकल्स जो है ना ये ऊपर चले जाएंगे, एंड जो ऊपर ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब वो गर्म होंगे, जब तक वो उससे कम डेंस नहीं हो जाते फिर वो ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होंगे।
आप बताओगे कि भाई सबसे पहले तो कन्वेक्शन करंट से होगा, एंड कन्वेक्शन करंट सारा एक्सप्लेन करोगे, 3 मार्क का सवाल है। पार्टिकल्स गेन के ई, मूव विद ग्रेटर स्पीड कह सकते हो, फिर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ने से आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेस पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे और डेंसर पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, एंड दिस इज हाउ कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड। सही है, आगे आ जाओ। शोज अ ब्लैक कार गोइंग अप अ हिल ऑन अ ब्राइट सनी डे। एक काली गड्डी है, वो हिल के ऊपर जा रही है। हिल पता है सबको ना, ब्लैक कलर की गाड़ी है, बड़ा ही कोई ब्राइट सनी डे है। सही है। वन वे इन विच कार इज गेनिंग थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी नहीं समझ आता तो इसे हीट कह दो। एक तरीका बताओ जिससे गाड़ी के अंदर हीट आ रही है, थर्मल एनर्जी आ रही है, गाड़ी गर्म हो रही है। बहुत सारे तरीके। पहली बात तो गाली गड्डी है, सही है, एंड यू हैव अ सनी डे, मतलब सन से जो रेज आ रही है, रेडिएशन आ रही हैं, वो भी गाड़ी को गर्म कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह दो गाड़ी गर्म हो रही है रेडिएशन से जो सन से आ रही है। फिर आप कह दो गाड़ी का जो इंजन है, ठीक है, जब वो इंजन जो पेट्रोल आपके पास जो डीजल है, ऑयल जो है बर्न हो रहा है ना, उसकी वजह से भी गाड़ी गर्म हो रही है। अब गाड़ी के अंदर ना मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, गेयर्स वगैरह होते हैं। जब वो गेयर्स घूमते हैं ना, उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। अब फ्रिक्शन की वजह से भी गाड़ी गर्म होती है। ठीक है, 3 रीजन कोई बता दो। आप कह दो फ्रॉम सन थ्रू रेडिएशन, सन के जरिए गर्म हो रही है थ्रू रेडिएशन। सही है। वन वे इन विच द कार इज लूजिंग थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी सराउंडिंग्स में भी जा रही है। अब वो कैसे जा रही है, जो गाड़ी की हीट है ना, वो सराउंडिंग्स में जा रही है। कैसे जा रही है, पहली बात तो देखो, जब गाड़ी की बॉडी गर्म होगी ना, तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स गाड़ी की बॉडी के कॉन्टैक्ट में होंगे वो भी गर्म होंगे, है ना, एंड उनमें फिर कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होंगे, लेस डेंस ऊपर चले जाएंगे, ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे, करंट्स फॉर्म होंगे। सही है। तो पहला तरीका क्या है कि कन्वेक्शन के जरिए हो रही है। दूसरा आप कह दो कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है ना, इससे भी आपके पास हॉट गैसेज रिलीज हो रही हैं ताकि गाड़ी ठंडी रहे। सही है। अच्छा, आगे आ जाओ। ओके, द कार एक्सेलरेट्स अप द हिल। गाड़ी हिल के ऊपर जा रही है, मेरी गाड़ी हिल के ऊपर जा रही है। In addition to the changes in thermal energy of the car, there are other energy changes taking place. ठीक है। अच्छा, अब एक आपको बताए, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एक एनर्जी ट्रांसफर एग्जांपल तो थर्मल एनर्जी है। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बताओ और कौन सी एनर्जी टेकिंग हो रही है, सॉरी एनर्जी चेंजेस हो रही हैं। देखो, पहली बात, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर केमिकल्स हैं। सही। तो पेट्रोल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। अब वो केमिकल एनर्जी आप यूटिलाइज करके गाड़ी को भगा रहे हो, चला रहे हो, स्पीड से चला रहे हो, मूव कर रही है ना, तो एनर्जी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से आप जा रहे हो, आप कह दो कि काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। अब बेसिकली आपकी गाड़ी मूव कर रही है, सही है, और हिल के ऊपर जा रही है, हाइट गेन कर रही है, हाइट पर जा रही है, हाइट पर। अब हाइट पर जाने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब जो के ई जो कन्वर्ट हुई थी केमिकल से, अब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जीपीई में, क्योंकि गाड़ी हिल के ऊपर जा रही है ना, गाड़ी हिल के ऊपर जा रही है। ये आपके पास जो है, देखो जरा यहाँ पे, आपके पास जो है वो हाइट गेन कर रही है ना, हाइट गेन कर रही है। अब हाइट जब गेन करेगी तो जीपीई बढ़ेगी। अब ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट से रिलेटेड है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जीपीई में कन्वर्ट हो रही है। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन वेव्स का है भाई, पता नहीं इन लोगों ने कैसे डाल दिया इसके अंदर। 5 फिग 4.1 shows food being cooked in an electrical grill। इलेक्ट्रिकल ग्रिल है, उसमें खाना पक रहा है, रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए। सही। ओके, देयर आर रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट्स अबव द फूड। ये खाना है एंड इसके ऊपर रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है। हीट इज ट्रांसमिटेड टू द फूड बाय रेडिएशंस। अब जो हीट निकल रही है ना इनसे, वो रेडिएशंस के जरिए बिस्किट्स तक पहुंच रही है। सही। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन इन दिस केस बाय रेडिएशंस। बाय रेडिएशंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हीट जहाँ से निकल रही है ना, जो थर्मल एनर्जी निकल रही है, ये रेडिएशंस के फॉर्म में। आप रेडिएशन को स्पेसिफाई करोगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, क्योंकि ये जो हीट आपके पास थर्मल रेडिएशंस है ना, इनका बेसिकली स्पेसिफिक नेम जो है इन रेडिएशंस का, वो इंफ्रारेड है। सही है। इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में ये खाने तक पहुंच रही है,
और स्पेसिफाई कर देना ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। इससे क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि जो रेडिएशंस की आप बात कर रहे हो ना ये इनको वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये कहीं से भी मूव कर सकती हैं। अब मुझे बताइए कंफ्यूजन लगेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है भाई, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है भाई। बस अभी सर के ऊपर से गुजार दो, ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने इसका, वेव्स का, सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, सही, अभी छोड़ दो। एक्सप्लेन व्हाई वेरी लिटिल थर्मल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द फूड बाय कंडक्शन। अब सवाल ये आया है कि भाई बहुत कम एनर्जी क्यों ट्रांसफर हुई बिस्किट्स को थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ से कंडक्शन कैसे होगी, देखो बिस्किट्स और उस प्लेट हीटिंग एलिमेंट्स के दरमियान आपके पास एयर है, एयर गैस है, एंड गैस इज अ रियली गुड इंसुलेटर, जैसे कि बैड कंडक्टर, तो कंडक्शन नहीं हो पाएगी, बहुत कम होगी क्योंकि गैस है दरमियान में एंड दैट इज अ बैड कंडक्टर। अच्छा, कन्वेक्शन क्यों नहीं हो रहा, अब क्योंकि ये हीटिंग एलिमेंट के पास जो एयर पार्टिकल्स है गर्म होंगे, गर्म होने के बाद इन ये गर्म पार्टिकल्स विल नेवर कम डाउन, हॉट पार्टिकल्स विल नेवर कम डाउन, वो क्या करेंगे, वो ऊपर जाएंगे, हॉट पार्टिकल्स विल राइज, तो बिस्किट्स को वहां से भी हीट नहीं पहुंच जाएगी। आप बताओगे यहाँ पे कि एयर इज अ बैड कंडक्टर, इसमें क्या हॉट एयर पार्टिकल्स राइज करें नीचे नहीं पहुंचेंगे बिस्किट्स तक। अच्छा, ओके, नो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन टू अर्थ बाय ईदर कंडक्शन और कन्वेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। ओके, अब सोचो कि सन से जो हीट हमारी अर्थ पे आ रही है वो सिर्फ रेडिएशंस के तौर पे आ रही है, शुआओं के तौर पे आ रही है, कंडक्शन से क्यों नहीं आ रही, रेडिएशन और कन्वेक्शन से क्यों नहीं आ रही। आपको याद होगा कंडक्शन हमेशा सॉलिड्स में होती है, ठीक है। अब अर्थ के और हमारे दरमियान कोई सॉलिड है ही नहीं, कोई सॉलिड चीज़ बनी ही नहीं जो वहाँ से हमें कनेक्ट कर रही है यहाँ से, और कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होती है, एयर पार्टिकल्स में, वाटर के अंदर। अब अर्थ से लेकर अर्थ के दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान वैक्यूम है, वहाँ पे यू डोंट हैव एयर पार्टिकल्स, यू डोंट हैव वाटर पार्टिकल्स, तो वहाँ पे कन्वेक्शन भी नहीं हो सकती, सही है। ओके, या इजी वर्ड्स में आप कह दो कि भाई कंडक्शन होने के लिए आपको सॉलिड चाहिए, ठीक है, एंड कन्वेक्शन होने के लिए आपको फ्लूइड्स चाहिए, मतलब कोई मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम। सो बेसिकली आप बता दो कि भाई आप लिखो यहाँ पे नो थर्मल एनर्जी is transferred from the sun to the earth through conduction and convection because they require a medium to transfer energy, और ये ऐसे मीडियम कह दो, ठीक है, अ मीडियम, ठीक है, अ मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी however there is a vacuum, आगे लिख देना बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। ओके, या एटमॉस्फेयर कह सकते हो, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ऑलराइट। सो in a certain country the climate is very sunny and hot during the day and extremely cold during the night। अब एक कंट्री है जहाँ पे सुबह के टाइम बहुत शदीद गर्मी होती है एंड रात के टाइम बहुत शदीद गर्मी होती है। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग द हाउस इज वाइट हेल्प्स टू मेंटेन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर बोथ ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि भाई घरों को सफ़ेद रंग करने से दिन के टाइम और रात के टाइम क्या असर पड़ेगा, कैसे कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। देखो आपके पास वाइट जो है ना इट इज़ अ बैड एब्जॉर्बर एज वेल एज अ बैड एमिटर,
मतलब ये जल्दी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब कर लेगा तो जल्दी हीट रिलीज नहीं करेगा। अब सारा दिन जब हीट होगी ना तो वाइट जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है, तो गर्म अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। अब रात को शाम के टाइम जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा ना, जब शाम के टाइम ठंड होना स्टार्ट होगी, तो जो वाइट घर होंगे वो जल्दी हीट रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज वाइट इज अ पुअर एमिटर एज वेल। तो पूरी रात क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर गर्म रहेगा, मतलब एज कम्पेयर टू आउटसाइड गर्म रहेगा, सही है। तो ड्यूरिंग डे, दिन का टाइम क्या होगा यार, आप लिख देना, टाइम नहीं है, मैं आगे लिख देता हूँ, चलो। आप बताओगे वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर, इसकी वजह से क्या होगा, विल नॉट एब्जॉर्ब हीट, विल नॉट एब्जॉर्ब, हाँ विल रिफ्लेक्ट कह लो, विल रिफ्लेक्ट most of the radiations thus will keep the temperature of the house comfortable। वाइट क्या है, पुअर एमिटर है, इससे क्या होगा आपके पास कि भाई विल नॉट एमिट, ठीक है, आप बता देना, पुअर एमिटर, इसकी वजह से जो हीट इसने एब्जॉर्ब की होगी पूरे दिन में, ठीक है, वो आसानी से रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर गर्म रहेगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड, लिख देना, सही है। आगे आ जाओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आईपैड की चार्जिंग देख लो कम है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, फिगर 3.1, ये 3.1 है, shows the plan of a bedroom and part of the main room of a house, other rooms are not shown। आपको मेन रूम दिखाया हुआ है, बेडरूम दिखाया है, आउटसाइड घर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर दिखाया हुआ है। The temperature of the main room, the bedroom and outside of the house are shown on 3.1। फिर 3.2 shows all the thermal energy inputs to the bedroom in 1 hour, ठीक है, कि 1 घंटे में बेडरूम के अंदर कितनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी इनपुट हुई गई, ओके। 50,000 जूल्स जो है ना, वो आपके पास दरवाजे और वॉल से आए, मेन रूम से, मेन रूम के दरवाजे और वॉल से आए, मतलब मेन रूम के ये जगह यहाँ से जो है ना 50,000 जूल्स ऑफ एनर्जी अंदर आई। अच्छा, ओके, अब आउटसाइड हाउस से ना, मतलब यहाँ से, इस जगह से आपके पास, इस जगह से तकरीबन 200,000 जूल्स एनर्जी आई, एंड थ्रू विंडोज से 100,000, इन विंडोज से 100,000 आई, एंड फ्रॉम पर्सन स्लीपिंग इन बेडरूम, जो बंदा सोया हुआ था उसमें से भी थर्मल एनर्जी निकल रही थी, उसमें से भी 2500 जो है ना आपके पास 250,000 सॉरी, ठीक है, नहीं, उस बंद से थे आपके पास इतनी एनर्जी है 25,000 सॉरी, सही है, ओके, आई होप सो इतनी है, ओके। अब वो ये कह रहे हैं, सजेस्ट वाई मोर thermal energy enters the bedroom from the outside of the house than from the main room। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके इस बेडरूम के अंदर, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ से क्यों आई एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, ठीक है, मतलब इस एरिया से एनर्जी कम क्यों आई, इस एरिया से एनर्जी ज़्यादा क्यों आई, ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि देखो इधर का और इधर का टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है, ड्यू टू मोर टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे ज़्यादा हीट है, तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ना, यहाँ पे कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कम टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा, सही है, तो लिख देना बस यहाँ पे, सही है, ओके।
एंड बाकी बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बस थोड़ा सा रह गया था, फिर इंशाल्लाह बाकी बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। चार्जिंग भी नहीं है, सही है, तो मैं चार्ज कर लूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करके बाकी करवा दूँगा, सही है। ओके, अभी कितने क्वेश्चंस के, अराउंड 7 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक, सही है। थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन से मैं जल्दी जल्दी करवाए। ओके, इंशाल्लाह ताला रिसेंट भी करवाऊँगा मैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।